Now see in question number 5, they have said 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter's age. So again here we will be using two variables, one for the age of man and the other for age of daughter. So first of all we will consider present age. Now present age, first of all we will consider present age of man as x and present age of his daughter as y. So again you can see we have used two variables. So let's see how these two variables can be related. Now the first information is 2 years ago. So let's consider age of man and the daughter 2 years ago. Now if the present time man age is x, so 2 years ago man's age will be x minus 2. Similarly for daughter, present age of daughter is y, so 2 years ago daughter's age will be y minus 2. Now we have got age of man and age of daughter 2 years ago. Now the question says that 2 years ago man's age was 3 times the square of daughter's age. So see the condition given is man's age was 3 times the square of daughter's age. This is the condition given to you. Man's age is 3 times square of daughter's age. अच्छा, ये जो कंडीशन हमें दी गई है ये 2 साल पहले की है, तो यहाँ पे जो एज पुट की जाएगी वो 2 साल पहले वाली पुट की जाएगी. तो मैन की तरफ आएगा x माइनस 2, डॉटर की तरफ आएगा 3 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y. तो जब हम दो वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमें दो इक्वेशन फ्रेम करनी होती है. तो एक इक्वेशन तो हमने ये फ्रेम कर ली. अब सेकंड देखिएगा, अब दिया हुआ है 3 years hence. अब बात हो रही है 3 साल के बाद की. तो 3 years hence. अब अगर 3 साल के बाद वाली हो रही है बात, तो मैन की एज क्या होगी 3 साल के बाद. तो देखिए प्रेजेंट टाइम में उसकी एज है x, तो 3 साल के बाद होगी x प्लस 3. डॉटर की जो एज है प्रेजेंट टाइम में वो है y, तो आफ्टर 3 years होगी y प्लस 3. तो ये मेरे पास मैन की और डॉटर की एज आ गई आफ्टर 3 years. अब देखते हैं कंडीशन क्या है. हिज एज से यहाँ मतलब है कि मैंस एज विल बी 4 टाइम्स द डॉटर्स एज. तो कंडीशन दे रखी है मैंस एज विल बी 4 टाइम्स डॉटर्स एज. ये यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. मैंस एज की जगह तो आएगा x. अच्छा, ये जो कंडीशन है ये 3 साल के बाद की है, तो एज यहाँ पे 3 साल के बाद वाली आएगी. x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स और डॉटर की एज है y प्लस 3. अब देखिए ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. अब मेरे पास दो इक्वेशन हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे में पुट कराऊंगा. तो कैसे होगा देखिएगा. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे लिए x निकालना आसान है क्योंकि y तो स्क्वायर के अंदर है. तो मैं माइनस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो x हो जाएगा 3 टाइम्स y माइनस 2 स्क्वायर और ये माइनस 2 इधर आकर के प्लस 2. ये हमारे पास x आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इसको हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे इन 2. देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है,
इसमें मुझे x को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें x की जगह पे ये आ जाएगा। तो हम x की जगह पे लिख देंगे 3y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो x की जगह पे आ गया और साथ में है प्लस 3, तो इधर है 4y प्लस 3। तो देखिए अब हमने क्या किया कि पूरी इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें हमने x को एलिमिनेट करा दिया। अब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 3 टाइम्स, अभी y माइनस 2 को ओपन करेंगे होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये आगे हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4y प्लस 12, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा 3y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12y प्लस 5, इधर है 4y प्लस 12 प्लस 12, तो हम दोनों तरफ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 16y प्लस 5। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मेरे पास y की 2 वैल्यू आई हैं। अच्छा, y रिप्रेजेंट कर रहा था एज, तो एज पॉजिटिव होती है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई हैं। पर अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ली जाए, हैं दोनों पॉजिटिव और एज पॉजिटिव होती है। अब आप ये देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1/3 ले लूँ, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1/3 ले लूँ तो 2 साल पहले डॉटर की जो एज है, अगर मैं यहाँ 1/2 रखूँगा तो डॉटर की एज नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम y की वैल्यू 1/3 को निगलेक्ट करेंगे और हमारा आंसर में आएगा y इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स। अच्छा, y तो हो गया डॉटर की एज, ठीक। अब हमें मैन की एज भी चाहिए। मैन की एज क्या थी, x। अब आप x चाहे इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो या इक्वेशन नंबर 2 से। अगर आप 2 से निकालना चाहते हो तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3 4 टाइम्स y प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 4 टाइम्स y की जगह पे 5 रखोगे आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32, तो x इज इक्वल टू 32 माइनस 3 दैट इज़ 29। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 29। अच्छा, आप चाहते तो x की वैल्यू इधर से भी निकाल सकते थे, आपके ऊपर है कि आप किधर पुट करके वैल्यू निकालते हो। अगर यहाँ से भी चेक करके देख लो, आंसर तो वही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये x हो गया मैन की प्रेजेंट एज और y हो गया हमारे पास डॉटर की प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इसमें कहा गया है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास हैं, दोनों अननोन हैं। एक तो नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता है, चलिए नंबर ऑफ रोज हम सपोज कर ले रहे हैं x। दूसरा हमें क्या नहीं पता है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं इन ईच रो, इसको हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये भी नहीं मालूम है, इसको मान लो y, ठीक है। अच्छा, जब भी आप नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको यहाँ से मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल सीट्स हो गई
x इंटू वाई। लेकिन अभी देखिए तो x और y रिलेट नहीं हो पाए। नंबर ऑफ रोज x है, नंबर ऑफ कॉलम्स y है और टोटल सीट्स है x इंटू वाई। अब ये रिलेट कैसे होंगे, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ रोज मतलब कि x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, यानी कि x इज इक्वल टू y। ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू y। चलिए अब सेकंड कंडीशन में जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड, चलिए नंबर ऑफ रोज को हम लोग डबल कर देते हैं। पहले x थी, नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड तो 2x हो गया। नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बारे में क्या कह रहे हैं ये। इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो पहले कितना था y, अब इसको रिड्यूस बाय 5 करो तो y माइनस 5। अब यहाँ से देखिए हम टोटल सीट्स निकाल सकते हैं। तो अब टोटल सीट्स हमारे पास जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी टोटल सीट्स। टोटल सीट्स के बारे में देखिएगा क्या कह रहा है। टोटल सीट्स पहली बात तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये हो जाएगा टोटल सीट्स। अच्छा लेकिन देखिए अभी इक्वेशन बनी नहीं हमारे पास, ये तो टोटल सीट्स आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 357, नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 375, यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये पुराने वाले के कंपैरिजन में 375 बढ़ गई हैं। तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, अब ध्यान दीजिएगा। पहले थी टोटल सीट्स XY, अब 375 बढ़ गई हैं। तो यहाँ से मेरे पास देखिएगा दूसरी इक्वेशन आएगी। अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, ये XY इधर आकर के रिड्यूस हो जाएगा। 375 इज इक्वल टू XY माइनस 10x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना है, मुझे फाइंड करना है हाउ मेनी रोज वर देयर, मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं y को एलिमिनेट करूं तो y को कैसे एलिमिनेट करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y किसके बराबर है x। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू x है, इसको हम सब्सिट्यूट करेंगे इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 375, फिर है XY, तो y की जगह तो मुझे x पुट करना है। अब देखिए जो इक्वेशन आपके सामने आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, सब एक तरफ कर दें तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन सी, on solving the equation we are getting x as 25 and x as minus 15. Now x is representing number of rows. Number of rows cannot be negative, so we are going to take the number of rows as 25. Now in question number 7 they say, see aeroplane is flying with a wind of 30 km per hour and it takes 40 minutes less to fly 3600 km. This is the distance given
then what it would have taken to fly against the same wind. Find the aeroplane speed of flying. Okay, now here you can see the speed of aeroplane is given x and the speed of wind is given 30. Now there are the two cases. In first case it is flying with the wind, and in one of the case it is flying against the wind. So let's see these two cases. Against the wind. Now when the aeroplane is flying against the wind, then see, distance will remain the same. 3600 is the distance. So distance is equal to 3600. Right? Okay, now if we consider the speed of the aeroplane, as aeroplane is flying against the wind, then remember speed will be reduced. It is flying against the wind. Aeroplane speed is x. From that you will subtract 30. It is flying against the wind. How much time will it take? It's not given in the question, so let the second variable used be y. Okay, now how to relate these two? Distance is equal to speed into time. Distance is 3600, speed is x minus 30, and the time is y. So we have got first equation relating x and y. Now in another case, it is flying with the wind. With the wind. Now if aeroplane is flying with the wind, distance is same. Now when the aeroplane flies with the wind, remember its speed increases. So speed of aeroplane will increase by 30. See, when flying against the wind, speed will be reduced. When flying with the wind, speed will be increased. Time, see how much is the time? See, against the an aeroplane flying with a wind of 30 km per hour. Now when the aeroplane is flying with the wind, it is taking 40 minutes less. With the wind it is taking 40 minutes less. So 40 minutes less, so 40 minutes will be converted to hour. So you can say it is taking 2/3 hour less. Initially it was taking y hour, now it will be taking 2/3 hour less. So y minus 2/3. So here distance, speed and time. So let's relate x and y here. Distance 3600, speed x plus 30, y minus 2/3. So we have got the second equation relating the two variables. Now what we have to find is the speed of aeroplane, which we have considered as x. So y is to be eliminated. So from the first equation, see, from first, if I consider y is 3600 upon x minus 30. Now we will substitute this value of y in equation number 2. So let's substitute. 3600 on the left side, on the right side it is x plus 30, and now this will give you y. Now in place of y you will substitute 3600 upon x minus 30, and then we have minus 2/3. Now for doing the cross multiplication, first you need to take LCM over here. So let's take the LCM. So as you can see here, LCM will be 3 into x minus 30. This will reduce, so multiplied by 3, so 10800. This will reduce 3, so 2 multiplied by x minus 30.
Now cross multiplication can be done after taking the LCM. So let's take the cross multiplication. So first of all, 3 multiplied by this will give you 10800, and then we have x minus 30. Okay, on the right side we are left with x plus 30, and when you open the bracket here you are getting 10800 minus 2x plus 60. So if you open the bracket here, this will give you 10800x minus 324,000. Now this will give you x plus 30 into 10860 minus 2x. Okay, now let us open the bracket and see what will be the result. So let's multiply it. Okay, now here you can see when we have opened the bracket, then at the last solving the equation we are getting value for x as 570. So this is the speed of aeroplane. This is clear to you now? Now see, this question number 8 says sum of two natural number is 8. So let the two numbers be x and y. Now from here we will get the first equation, sum of two natural number is 8. So you are getting the first equation, x plus y is equal to 8. That's the first equation. Now the second equation you get from here, the difference of their reciprocal. Now we have to take reciprocal of these two. So reciprocal of first one will be 1 upon x. Reciprocal of second one will be 1 upon y. And their difference, so put a minus sign, their difference is equal to 2 upon 15. So we have got the second equation. Now we will eliminate one of the variable. So let us eliminate y. So you can see from equation number 1, y is equal to 8 minus x. So from 1 you are getting y is equal to 8 minus x. Now you will substitute it in 2. So in equation number 2, in place of y we will substitute 8 minus x. So you can see we have got an equation in terms of one variable. So take the LCM over here before cross multiplying. This will be the LCM. So 8 minus x, this will give you x is equal to 2 upon 15. So this will give you 8 minus 2x. Denominator you will get 8x minus x square is equal to 2 upon 15. Now you cross multiply 15. So that will give you 120 minus 30x. This will give you 16x minus 2x square. So finally the equation is this is the equation. Now you can reduce this equation. Now we will factorize this equation to get value for x. So let's factorize it. Okay, now solving this equation, we have got two values for x, 20 and 3. See, we cannot consider 20. Why? Because the question says sum of two natural number is 8. That means both the numbers should be less than 8. Then only you can get sum of two natural number as 8. दो नेचुरल नंबर का सम 8 चाहिए,
तो यानी कि दोनों नेचुरल नंबर 8 से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब वी कैन नॉट टेक x एज 20, तो x इज़ इक्वल टू 3। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 3, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो आपने x और y दो नेचुरल नंबर माने थे, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। हमने x और y माना था, x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5। सो दीज आर द टू नेचुरल नंबर्स। दिस इज क्लियर टू यू? So now you can practice all these questions.